अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कंपोनेंट्स का रोल जो कि यूज होते हैं डीएनए एक्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले जब आपके पास कोई भी सैंपल है तो आपने उसके सेल्स को डिसरप्ट करना है। तो नॉर्मली आप क्या यूज करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन यूज करते हैं और उस सैंपल की ग्राइंडिंग करते हैं, चाहे वो प्लांट का सैंपल है या एनिमल का कोई टिश्यू है। तो फिर उसके साथ आपने डिटर्जेंट यूज करना होता है जो कि SDS है। डिटर्जेंट का क्या काम होता है कि ये उन सेल्स को ओपन करने में हेल्प करता है। लिक्विड नाइट्रोजन क्या करती है, उन सेल्स को फ्रीज कर देती है, क्रिस्टलाइज कर देती है, और जब आप उसकी ग्राइंडिंग करते हैं तो SDS इस सारे प्रोसेस में हेल्प करके उन सेल्स की वॉल्स को डिसरप्ट करता है। डिटर्जेंट की एग्जांपल लें कि वो आपके कपड़ों में से ऑयल के स्टेन्स को रिमूव करता है। सेम इसी तरह सेल की मेम्ब्रेन भी लिपिड से बनी होती है और SDS उन लिपिड्स को वहां से रिमूव करेगा, जिसकी वजह से होगा क्या कि वो जो आपका सैंपल है उसकी जो सेलुलर स्ट्रक्चर है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी और आपका जो सेल मटेरियल है वो एक्सपोज हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास प्रोटीएजेज होती हैं, जैसे कि प्रोटीनेज के है उसकी एग्जांपल। तो आप प्रोटीएजेज यूज कर सकते हैं या फिनोल क्लोरोफॉर्म आइसोमाइल यूज कर सकते हैं। इसकी रेशो होती है 25:24:1। फिनोल की रेशो होगी 25, क्लोरोफॉर्म की रेशो होगी 24 और आइसोमाइल अल्कोहल की रेशो होगी 1। तो अब ये क्या कर रहे होते हैं कि फिनोल ने प्रोटीन की डेग्रेडेशन करनी है, क्लोरोफॉर्म ने फिनोल को आइसोलेट कराने के में बाद में हेल्प करनी है, और आइसोमाइल अल्कोहल एक ऊपर लेयर बना देता है जो एयर के साथ रिएक्शन नहीं होने देता। तो अगर रिएक्शन हो जाए तो फॉस्फीन बन जाती है जो कि हार्मफुल है हमारे डीएनए के लिए। तो सेम प्रोटीनेज के भी एक एंजाइम है जो किस लिए यूज किया जाता है, जब आप बैक्टीरिया से डीएनए आइसोलेट कर रहे होते हैं तो उसमें प्रोटीन्स को डीनेचर करने के लिए प्रोटीनेज के यूज किया जाता है, और बैक्टीरिया की वॉल डिसरप्ट करने के लिए लाइसोजाइम भी यूज किया जा सकता है। तो जब हमारे पास सेल का मटेरियल एक्सपोज हो गया, प्रोटीन डीनेचर हो गई, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने अपने डीएनए को प्रेसिपिटेट करना है, जिसके लिए हम साल्ट्स यूज करते हैं। सोडियम एसीटेट ज्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि वो अच्छी तरह से प्रेसिपिटेट करा देता है डीएनए को। और तो NaCl को, सोडियम क्लोराइड को नॉर्मली प्रेफर नहीं किया जाता डीएनए प्रेसिपिटेशन के लिए। उसकी वजह यह है कि सोडियम क्लोराइड प्रोटीन्स की प्रेसिपिटेशन भी करवा देता है और वो एथेनॉल में सॉल्युबल है, जिसकी वजह से उसको आइसोलेट या बाद में प्यूरिफाई करना डीएनए को मुश्किल हो जाता है। ना सिर्फ इतना ही बल्कि जब आपने PCR करना है तो ये PCR के प्रोसेस को भी हिंडर करता है, तो इसलिए सोडियम एसीटेट को प्रेफर किया जाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है EDTA। क्या करता है, EDTA मैग्नीशियम आयन से बाइंड करके उनकी चिलेशन कर देता है, जिसकी वजह से वो अवेलेबल नहीं रहते न्यूक्लियसेस को, और मैग्नीशियम आयंस जरूरी होते हैं न्यूक्लियसेस को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, जिसकी वजह से न्यूक्लियसेस डीएनए को डिग्रेड नहीं कर सकती। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एथेनॉल या आइसोप्रोपेनॉल। आइस चिल्ड एथेनॉल को यूज किया जाता है सोडियम एसीटेट के साथ और डीएनए की प्रेसिपिटेशन कराई जाती है, जबकि आइसोप्रोपेनॉल को डायरेक्टली यूज किया जा सकता है डीएनए की प्रेसिपिटेशन के लिए। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कुछ बफर्स का नॉर्मली फंक्शन ये होता है कि वो हमारे सिस्टम की पीएच को मेंटेन करें और डीएनए को स्टेबलाइज करें। तो ये लेक्चर था हमारा कुछ ऐसे कंपोनेंट्स जो कि ऑलमोस्ट हर तरह की डीएनए एक्सट्रैक्शन में यूज किए जाते हैं। तो अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस और क्यूरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्यूरीज को रिस्पॉन्ड कर सकूं।